क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। कल हमने देखा था कि अगर किसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम किसी नंबर से उससे भी डिवाइड करेंगे। सो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो एंथैल्पी की जो यूनिट होगी बच्चों वो किलो जूल पर मोल होगी या किलो कैलोरी पर मोल में गिवन होता है। सो दिस मीन्स क्या होता है, आपको अगर 2 मोल के लिए निकालना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या हाफ मोल के लिए कैलकुलेट करना है तो आपको हाफ से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। सेकेंड, डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म, राइट। जैसे H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स वाटर, यहाँ पे लिक्विड है तो इसका कुछ डेल्टा एच आएगा, और H2 प्लस हाफ ऑफ O2 H2O गैस है यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों केसेस में जो डेल्टा एच आएगा वो डिफरेंट आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, पहले ये बताइए। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है बच्चों, फटाफट। एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। रोहन के अलावा कोई और भी बच्चे को क्लियर है कि नहीं? अरे 3-4 बच्चे, सिर्फ 2 ही 3 बच्चे बेटा रिस्पॉन्स देते हैं। रवि हो गया, रोहन हो गए, राइट। बाकी बच्चे, साई आपको क्लियर है? साई आपको क्या लगता है, एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? ओके, राइट। तो ये कंबस्शन है बच्चों, राइट, ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन फ्यूल होता है, तो फ्यूल को जब बर्न करेंगे तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ये एक्सोथर्मिक है। हीट क्या होगी, रिलीज होगी बेटा। अपना कैमरा बेटा ऑफ मोड में ही रखिएगा थ्रू आउट द क्लास, ठीक है, राइट। तो H2 प्लस H2 को जब हम बर्न करवा रहे हैं तो ये क्या होगा, वाटर और गैस बन रहा है, राइट। तो डेल्टा एच क्या रहेगा, इसमें नेगेटिव रहता है। डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या मुझे ये बता सकते हैं किसका मोर नेगेटिव होगा? ओके ओके, नो इश्यूज। तो किसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा बच्चों? कैन यू टेल मी, फर्स्ट या सेकंड? गैस का ज्यादा नेगेटिव होगा, तो सेकंड का ज्यादा नेगेटिव होगा। ओके, राइट। तो आंसर है बच्चों, फर्स्ट का ज्यादा नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू सेकंड, ठीक है, राइट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई फर्स्ट का मोर नेगेटिव होगा? आपने तो सेकंड का बोला था, बट मैं कह रहा हूँ फर्स्ट का मोर नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू सेकंड। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बाद में इन सब की चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो ये अभी क्लियर होना चाहिए। देखिए क्यों होगा मुझे बताइए, राइट। अगर मैं, ठीक है ना, गैस से, ध्यान दीजिएगा, राइट, अगर मैं गैस से लिक्विड में जा रहा हूं, मैं गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे बताइए ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। गैस से अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है, राइट। तो अगर आप देखिए A प्लस बी मिलके आप सॉरी बच्चों, A प्लस बी मिलके आप पहले गैस बना, गैस बनने के बाद ए बी आपने क्या कर दिया, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये गैस था, ये गैस था, ये अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, राइट। और जब आप उसको लिक्विड बनाओगे तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा H1 माने, और यहाँ पे भी हो रही डेल्टा H2 माने। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर ये -2 है और ये -1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। करेक्ट है कि नहीं है? क्लियर है ना कि नहीं बेटा? राइट। तो अब देखिए, आप पहले क्या बना होगा, H2O गैस बना होगा कि H2O लिक्विड बना होगा? मुझे बताइए। H2 और O2 दोनों गैस थे, तो पहले गैस बना होगा। तो
इसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो वो कितनी हुई, -2। और जब हमने गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया तब -1 रिलीज हुई, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, -3। तो विच इज मोर एक्सोथर्मिक इन नेचर, वाटर का फॉर्मेशन, लिक्विड वाटर का कि वेपर का फॉर्मेशन? फर्स्ट वाले का, लिक्विड का, राइट। तो वेपर का नहीं, लिक्विड का मोर एक्सोथर्मिक होगा। अभयनूर लिक्विड का भी, लिक्विड का होगा अभयनूर, राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डेल्टा एच 2 -285.8 किलो जूल पर मोल है और ये -241 है। दिस इज मोर एक्सोथर्मिक, राइट। अब कल मैंने बताया था अगर आप एलोट्रोपिक फॉर्म डिफरेंट लेते हैं तो भी डेल्टा एच डिफरेंट आएगा, तो एलोट्रोपिक फॉर्म में भी डिपेंड करेगा, राइट। अब मुझे किसी ने ये कल पूछा था, क्या वो क्लास में बच्चा है, मैंने बोला था डायमंड में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्या कोई वो बच्चा है जिसने मुझे इससे पूछा था ये आफ्टर द क्लास? यानी रोहन हैज आस्क्ड मी, राइट। ओके, रोहन शर्मा ने मुझसे पूछा था, तो इसका आंसर ये है कि डायमंड से ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू ग्रेफाइट में, डायमंड का ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ, ठीक है ना, कोई सिंपल कंपाउंड है, राइट, कोई सिंपल कंपाउंड है और एक है NH4NO2, ठीक है ना, या हम इसको ऐसे छोड़ दें, एक सिंपल कंपाउंड है और एक एक्सप्लोजिव है, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? जब ये एक्सप्लोजिव में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्यों ज्यादा रिलीज होती है बेटा, ये मुझे बता सकते हैं आप, क्यों एक्सप्लोजिव में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है? जो बम फटता है या एक्सप्लोजन होता है कहीं पे, क्यों ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है? व्हाई? एनीबॉडी? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सडन रिएक्शन, मोर इंटरनल एनर्जी, फ्लेमेबल। देखिए क्यों होता है, देखिए बेटा, हाँ ध्यान से देखिएगा, मुझे बताओ एक्सप्लोजिव, राइट। देखिए ध्यान से, हाँ मैं आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और ये आपको बॉन्डिंग में भी काम आएगा बच्चों, ठीक है ना, राइट। एक आपके पास स्टेबल कंपाउंड है, एक आपके पास अनस्टेबल कंपाउंड है। तो मुझे बताओ दुनिया में हर हर कोई किसकी तरफ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी के साथ की तरफ, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है? स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, तो एवरीबडी वांट्स टू बी स्टेबल। तो ये कंपाउंड के लिए भी ट्रू है, हर कंपाउंड के जो केमिकल कंपाउंड है उसके लिए भी ट्रू है। अब मुझे बताइए एक सिंपल कंपाउंड और एक्सप्लोजिव है, कौन अनस्टेबल लगता है आपको, कौन अनस्टेबल होगा? विच इज मोर अनस्टेबल? एक्सप्लोजिव क्या होता है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर स्टेबल, राइट, तो ये क्या है, ये क्या है, अनस्टेबल है, या इसको कह दें, ठीक है ना, और ये लेस स्टेबल है, हम ऐसे कह देते हैं, ये तो अनस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अब दोनों स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, बोथ वांट्स टू बिकम अ स्टेबल। तो आप मुझे बताइए जब ये स्टेबिलिटी से इधर स्टेबल में जाएगा और ये लेस स्टेबल से स्टेबल में जाएगा, तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? अनस्टेबिलिटी में ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है इसका मतलब, ठीक है, जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। देखिए हाँ, इस ऐसे समझ सकते हैं, ये है, हाँ, और एक ये है, आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिया, देखिए ध्यान से, एक चीज, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे है, आप मुझे बताइए कौन ज्यादा अनस्टेबल है, बॉल 1 या बॉल 2? विच इज मोर अनस्टेबल? ये ग्राउंड है, बॉल 1 इज मोर स्टेबल क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना, ज्यादा हाइट पे है। अगर आप सोचिए कि अगर आप, ठीक है ना, सेकंड फ्लोर से गिरते हैं और एक बार आप सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से गिरते हैं, तो कहां पे ज्यादा चोट लगेगी आपको? क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा अनस्टेबल है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप यहां से नीचे गिरेंगे तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? यहां से फर्स्ट से गिरेंगे कि सेकंड से गिरेंगे? सेकंड से गिरेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आप जब कोई स्टोन नीचे फेंकेंगे, लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, सेम 1 kg, हाफ kg का स्टोन और हाफ kg का स्टोन, दोनों आप एक यहां से
ड्रॉप करते हैं और एक यहाँ से ड्रॉप करते हैं, किसमें ज्यादा आवाज होगी, किसमें ज्यादा साउंड होगा, या कौन ज्यादा हार्ड करेगा नीचे को, सेकंड वन। सो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी कंजर्वेशन अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये गैप ज्यादा है। यहाँ क्या होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। आपको सर ने एक ऐसा डायग्राम बनाया होगा, कम बॉन्डिंग में ऐसा पढ़ाया होगा, अगर आपको याद है ऐसा, राइट, ऐसा 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 ग्राफ बनाया होगा कि जब कैटायन एनायन नजदीक आते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज करती चली जाती है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए, हाँ अब यहाँ बात आती है कि डायमंड और ग्रेफाइट किसको हम यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, विच इज मोर स्टेबल, डायमंड और ग्रेफाइट, किस कौन ज्यादा स्टेबल है लग रहा है आपको? डायमंड इज मोर स्टेबल, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, डायमंड। देखिए बेटा, हाँ हमने जो कल अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी वो क्या थी, मुझे बताइए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, टेल मी। 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। तो मुझे आप बताइए 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर में नेचर में क्या ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की डायमंड? इस कंडीशन पे ग्रेफाइट। डायमंड तो बनता है एट वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर पे बनता है, ठीक है ना। डायमंड अगर ग्रेफाइट जैसा ही डायमंड होता तो डायमंड कोई पूछता ही नहीं, डायमंड की कोई कीमत नहीं होती बेटा, ठीक है ना। तो डायमंड इज स्टेबल, बट वो कब कहाँ पे स्टेबल हुआ है, एट वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर पे बनाया हो। नॉर्मल कंडीशन पे हमारे लिए क्या है, जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ज्यादा, वही हमारे लिए स्टेबल होगा थर्मोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सो ज्यादा कौन एग्जिस्ट करता है, विच इज मोर एबेंडेंट, ग्रेफाइट और डायमंड? तो ग्रेफाइट, तो जो मोर एबेंडेंट होगा, जिस फॉर्म में मोर एबेंडेंट होगा नेचर में, वही उसका स्टेबल फॉर्म होता है बच्चों, वही क्या होता है, उसका स्टेबल फॉर्म होता है। तो ग्रेफाइट इज एबेंडेंट, डायमंड इज वेरी वेरी रेयर, इट फॉर्म्स एट वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, जब हम कंबशन कराएंगे तो ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी, डायमंड और ग्रेफाइट में बच्चों? ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी, डायमंड में, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं बहुत स्मॉल डिफरेंस है, बट डिफरेंस है यहाँ पे। डायमंड -394.5 है, 5.4 है, और ये 393.5। रोहन, यू गॉट द आंसर? राइट। नेक्स्ट है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ एन सॉल्यूशन। हम बाद में भी इसका इफेक्ट देखेंगे, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है डेल्टा एच। वी विल सी इट इन सम, आगे के पोर्शन में हम इसको चेक करेंगे या इसको कवर करेंगे। टेम्परेचर हमें पता है, कल हमने देख ही लिया था। और कंडीशन, किस कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, उस पे भी क्यू डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। तो उसके लिए हम ये सारे पैरामीटर जिसपे क्या डेल्टा एच डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बच्चों क्रिचॉफ्स इक्वेशन। नेक्स्ट है क्रिचॉफ्स इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, राइट। देखिए क्या है बच्चों, क्रिचॉफ्स इक्वेशन क्या कहता है, अगर आपको रिएक्शन का डेल्टा एच, ठीक है ना, लेट्स सपोज कोई रिएक्शन है ए से बी, इसका डेल्टा एच आपको पता है इस रिएक्शन का, ठीक है ना, राइट। लेट्स सपोज इट इज डेल्टा H1, ये किसी टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे है। वो आपसे पूछेगा कि इसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालिए एट T2 टेम्परेचर पे, कैलकुलेट करिए। ना ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है बेटा, इससे कुछ लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाले से। नेम इज सेम बट इट इज नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर T1 टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1 है, तो आपसे सेम रिएक्शन में पूछेगा कि अगर टेम्परेचर T2 है तो बताइए उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रिचॉफ्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा इस केस के लिए, करेक्ट है। तो आइए देखते हैं इसको। डेल्टा एच बच्चों क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे लिए प्रोडक्ट है, एच ऑफ प्रोडक्ट और एच ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है, मैंने क्या करा, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद dt, बोथ साइड क्या करा, टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगर आप देखिए, ठीक है ना, कि अगर मैं HP की बात करता हूं, HP क्या होगा, NCP प्रोडक्ट इनटू क्या होगा, इनटू DT होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये DHP। ठीक है, HP का क्या होगा, H क्या था, H क्या था, NCP डेल्टा T था, तो DHP क्या हो जाएगा, DHP इज इक्वल टू NCP, ये P किसका है, प्रोडक्ट का, इनटू DT। अब देखिए क्या करा, DHP इस DT को इधर ले आए, अपॉन DT इज इक्वल टू NCP, और P हो गया, CP स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये P किसका है, प्रोडक्ट का है। Similarly, we can write for reactant also, DHR by DT is equal to NCP of क्या, reactant। तो हमने DHP by DT और DHR by DT को रिप्लेस कर दिया, तो ये देखिए, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे DHP by DT क्या होगा, CP of P that is product, और DHR by DT क्या होगा, CP of reactant हो गया। क्लियर है बच्चों, टेल मी यस या नो बेटा, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे बताइए, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल कम, DHP बाय DT अगर हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को रिप्लेस कर दें तो व्हाट विल कम, CP ऑफ P माइनस CP ऑफ R आ जाएगा, और CP ऑफ P और माइनस CP ऑफ R क्या हो जाएगा, डेल्टा CP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम इसको डेल्टा CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, राइट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा CP हो गया, बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा H बाई DT CP ऑफ P, ठीक है, और ये CP ऑफ क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया डी। अब क्या करा हमने, इसको तो डेल्टा CP लिख दिया और DT को इधर लेके चले गए हम। अब क्या था, अगर T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी H1 था तो T2 टेम्परेचर पे H2 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा, फिर डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हो जाएगा, और डेल्टा CP तो था ही है, और ये जो DT हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज T2 माइनस T1, तो ये डेल्टा T हो गया। तो दिस इक्वेशन डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 is equal to delta CP into delta T is known as Kirchhoff's equation. Same we can apply for internal energy also. इंटरनल एनर्जी में CP की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हम यही इंटरनल एनर्जी के लिए लिखेंगे तो व्हाट विल कम फॉर इंटरनल एनर्जी, CP की जगह क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा CV आ जाएगा। तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा CP इंटू टेम्परेचर, डेल्टा T हो जाएगा। दिस इज नोन एज किर्चॉफ्स इक्वेशन, इन दोनों को ही किर्चॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। डेल्टा H2 क्या है, एंथैल्पी एट द रेट ऑफ T2 टेम्परेचर है। डेल्टा H1 क्या है, एंथैल्पी एट T1 टेम्परेचर। डेल्टा CP क्या है, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, राइट। चलिए बच्चों, हाँ ये आपके सामने क्वेश्चन है, किर्चॉफ्स इक्वेशन लगानी है इसमें और आपको आंसर निकालना है। आई वेट फॉर 1 or 2 मिनट, ठीक है ना। कैन एनीबडी टेल मी द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन वेपर I2 गैस एंड I2 सॉलिड, क्या है ये, एंड सॉलिड I2 आर 0.031 एंड 0.055 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। if heat of sublimation of I2 is 24 calorie per gram at 200 degree Celsius, क्या है, at 200 degree Celsius, then what will be at 250 degree Celsius पे क्या होगा। तो मुझे आप बता सकते हैं what is day, ये 24 क्या है, anybody can tell me what is 24, यहाँ पे 24 क्या है, गिवन है, नहीं नीरज नहीं, हाँ हाँ रोहन का आंसर सही है, डेल्टा H1, वेरी गुड, हाँ रोहन एक्सीलेंट, डेल्टा H1 गिवन है ये, क्योंकि ये क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी है, एंथैल्पी हीट ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और ये क्या है 24 गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेल्टा H1 आपको गिवन है 200,
और आपको 250 पे पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट यू, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, डेल्टा H2 पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, डेल्टा H2। तो आपके पास इक्वेशन आपके सामने है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डेल्टा Cp इंटू डेल्टा T। टेम्परेचर आपको पता है, फाइनल इनिशियल गिवन है, एक 200 एक 250 है। डेल्टा Cp आपको पता है, देखिए यहाँ स्पेसिफिक हीट गिवन है I2 सॉलिड और I2 वेपर की, तो डेल्टा Cp भी आपको पता है, डेल्टा H1 आपको पता है, डेल्टा H2 कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है, लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। यू कैन यूज द कैलकुलेटर ऑल्सो अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, बट मेरी तो यही है बेटा कि आप अवॉइड करिए उसको, राइट। कितना है 36, राइट, कितना है रवि ने निकाला है, रवि हैज कैलकुलेटेड इट 36। किसी और का भी आंसर आ रहा है बेटा 36? सौम्य का आंसर आया 36, मुस्कान का 146, रवि शायद मुझे लगता है गलत आंसर है बेटा, अब 146 भी रॉन्ग आंसर है, राइट। देखिए यहाँ रक्षित थोड़ा आंसर आपका नजदीक है, बट यू आर क्लोज टू द करेक्ट आंसर, बट नहीं, ये आंसर गलत है बेटा। देखिए यहाँ नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर है। देखिए क्या है, मुझे ये देखिए, ये क्या गिवन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्या गिवन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज सब्लिमेशन, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज सब्लिमेशन बच्चों। सॉलिड टू किसमें, गैस में जाने को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो I2 सॉलिड से I2 गैस में जाने को सब्लिमेशन कहते हैं। ये डेल्टा H1 आपको गिवन है, ठीक है ना, राइट। तो मुझे बताइए, ये जो डेल्टा H है, प्लीज साइन का ध्यान में रखना है, जब हम सब्लिमेशन करेंगे सॉलिड से गैस में जाएंगे। हाँ मुस्कान, नाउ बेटा यू गॉट द करेक्ट आंसर बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, यू नाउ गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो डेल्टा H1 मुझे आप बता सकते हैं, ये जो डेल्टा H1 होगा, ये जो आपको गिवन है 24, इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है आपको, सब्लिमेशन नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। सॉलिड से आप गैस में जा रहे हैं, तो यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, हीट देनी पड़ेगी, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, I2 सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन थी, I2 सॉलिड की, एनीबॉडी कैन टेल मी। I2 सॉलिड की थी 0.055, और I2 गैस की कितनी गिवन थी बेटा, व्हाट इट इज गिवन, 0.031। तो व्हाट इज डेल्टा Cp बच्चों, से डेल्टा Cp क्या हुआ, 0.031 माइनस 0.055 हुआ कि नहीं हुआ, ये सही है कि नहीं है बेटा। और डेल्टा T कितना है, व्हाट इज डेल्टा T बच्चों, डेल्टा T इज कितना 50, राइट। और डेल्टा H1 हमें पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। मुझे बताओ आपने गलती कहाँ पे करी है, मैं आपको बताऊं कहाँ पे गलती किया होगा आपने, इसको पहले ले लिया होगा, इसको बाद में ले लिया होगा, मुझे लगता है ये आपने गलती करी होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि आपने यही यहाँ पे एरर किया होगा। हाँ जी मुस्कान, यू हैव करेक्ट आंसर बेटा आपका, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने यही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आंसर आएगा 22.8 कैलोरी पर ग्राम आएगा, कितना आएगा, 28 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, इसको कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मुझे इसको कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम यहाँ पे, व्हाट वी विल डू, डिवाइड बाय मास, नहीं, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय मास ऑफ आयोडीन, नहीं, डिवाइड क्यों करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय, अभयनूर का आंसर सही है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो 1 ग्राम से हो रही है, जब ये 1 ग्राम आयोडीन को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कितनी हो रही है, 22.8 हो रही है 1 ग्राम के लिए। तो I2 कितना होता है, I2 का वेट होता है, एक आई का वेट होता है 127, तो I2 का वेट कितना हो गया बच्चों,
254। तो 1 ग्राम में 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो 254 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 22.4 इंटू 254। तो हमेशा जब आपको पर ग्राम से पर मोल में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा मॉलिक्यूलर मास से। तो यू विल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो आपको आंसर इतना मिलेगा। क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो, हाउ वी कैन यूज क्रिचॉफ्स लॉ या क्रिचॉफ्स इक्वेशन कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आइए चलिए, यहाँ कल हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था बेटा, ठीक है ना, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, राइट। आइए इसको डिस्कस करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि कहा था कि सर आप इसके भी और क्वेश्चन करवा दीजिएगा, राइट। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, ठीक है ना, राइट, आइडियल गैस मान के चलना है आपको। मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, हमें डेल्टा ई कैलकुलेट करना है व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड एट सेम कंडीशन 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो देखिए यहाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज ए सॉल्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, राइट। H2O है, आपको H2O वेपराइज करना है 1 मोल को, 1 मोल को वेपराइज करना है, तो ये होगा लिक्विड। लिक्विड से आपको H2O क्या बनाना है, गैस बनाना, ठीक है ना। इसका आपको डेल्टा H गिवन है, दैट इज 41। मुझे बताइए एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक, व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा H? वेपराइज करने के लिए पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक नहीं होगा। लिक्विड से गैस बनाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ना कि क्या रिलीज होगी। तो ये डेल्टा H गिवन है। क्या आप कोई रिलेशन जानते हैं डेल्टा H और डेल्टा E में? डू यू नो एनी रिलेशन? डू यू नो एनी रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E? कल लिखा था हमने डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, करेक्ट, राइट। क्या मुझे आप बता सकते हैं व्हाट इज डेल्टा NG इन दिस क्वेश्चन? इस रिएक्शन में डेल्टा NG क्या है? एनीवन? हाँ, तो कितना होगा? रोहन हैज गॉट द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, रोहन एंड रवि ऑल्सो। डेल्टा NG क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये गैस है तो ये 1 हो गया। प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितने मोल्स ऑफ गैस हैं, मुझे बताएंगे? रिएक्टेंट में कितने मोल्स ऑफ गैस हैं? 0। तो डेल्टा NG कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 41 डेल्टा E प्लस NG कितना हो गया? 1। R को लेना है आप, R या तो आप ले लीजिए 25/3, मैंने आपको बताया था यू कैन टेक 25/3, राइट। अगर आपको याद है दैट इज 8.314 होता है, ये 8.3 के बराबर होता है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन यू कैन टेक 25/3 और 8.314 इनटू टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में लिखेंगे तो 373 आ गया। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या है, मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या अगर हम इससे आंसर निकालेंगे तो क्या सही आएगा? यहाँ पे क्या मिस्टेक है बताइए, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया हुआ है? एनीबॉडी? यूनिट का क्या रोहन, कौन सी यूनिट का की दिक्कत है यहाँ पे? किसकी में प्रॉब्लम है? नहीं, ये भी किलो जूल में है, राइट। ये किलो जूल में ही गिवन है, तो कैलोरी नहीं है यहाँ पे, इट इज इन किलो जूल। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये इस आर की यूनिट क्या है? जूल है। ये क्या है? जूल। और इधर क्या है? किलो जूल। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, नहीं तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि आर जो 8.314 लेते हैं इसकी वैल्यू जूल में होती है, और एंथैल्पी आपको ज्यादातर मोस्टली केस में किलो कैलोरी या किलो जूल में गिवन होगा। तो अगर किलो कैलोरी में गिवन होगा तो 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर जूल में गिवन होगा तो 8.314 को 1000 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अब सिर्फ हमें सॉल्व ही करना है, तो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा ई, ठीक है। एक्सीलेंट बेटा, हाँ मुस्कान का आंसर बेटा सही है। तो करेक्ट आंसर है 37.90, दैट इज किलो जूल पर मोल। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है।
अब नेक्स्ट पार्ट का देखते हैं कौन बताता है, ये बहुत अच्छा है। सेकंड पार्ट बोल रहा है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। मुझे बताइए इसका इसका क्या आंसर होगा बच्चों? एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा। हाँ, कितना होगा? बिल्कुल मुस्कान, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी फॉर दिस सेकंड केस। अब आप देखिए, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी कराया था, ऐसा एग्जाम्पल कराया था अगर आपको याद है, C+O2 गिव्स CO2। ये गैस और ये सॉलिड। मुझे बताइए इसका डेल्टा Ng क्या था? इसका डेल्टा Ng क्या था? 1 - 1 कितना? 0। तो अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा E के इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा? यस या नो? करेक्ट है। सो अब आप H2O क्या कर रहे हो? आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, H2O वाटर कन्वर्ट्स इनटू H2O आइस। तो आप लिक्विड से H2O सॉलिड में जा रहे हैं, तो मुझे बताइए यहाँ डेल्टा Ng क्या आएगा? टेल मी व्हाट इज डेल्टा Ng। लिक्विड और गैस, तो क्या है? लिक्विड और सॉलिड 0। सो दिस मीन डेल्टा H इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? डेल्टा E के इक्वल हो गया। करेक्ट ना? क्लियर है कि नहीं है बेटा? ठीक है। सो सेकंड केस का आंसर कितना आएगा? 41 किलो जूल पर मोल ही आएगा बेटा। ठीक है, राइट। ऐसे लगता है बेटा सिर्फ 2 ही 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, रोहन, रवि, नीरज, मुस्कान, बाकी और बच्चे बेटा वो क्या कर रहे हैं? अभय, अभय नूर, ये सिर्फ कुछ ही बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं। 73 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, बट ओनली 3 or 4 people are making this class interacting बेटा। rest are sitting idle or I don't know they left the class, क्या है क्या नहीं है, राइट। मैं और सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ, राइट, इसको आप कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है, राइट। मैंने आपको, ठीक है, NH4NO2 है बेटा, ठीक है ना, एमोनियम नाइट्राइट होता है ये, ठीक है ना, डिकम्पोज, ठीक है ना, इट इज एक्सप्लोजिव। एमोनियम नाइट्राइट इज एक्सप्लोजिव, डिकम्पोज एट 373 केल्विन फॉर फॉर्म्स, इट फॉर्म्स N2 and H2O गैस। ठीक है, यहाँ पे गिवन है गैस है। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज -2 to 3.6 किलो जूल पर मोल। आपको डेल्टा U कैलकुलेट करना है अंडर सिमिलर कंडीशन। ठीक है, मैं आपको हेल्प के लिए रिएक्शन दे रहा हूँ सो दैट आपको रिएक्शन लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये आपको रिएक्शन गिवन है, दिस इज सॉलिड, दिस इज N2 गैस और यहाँ पे 2H2O गैस होगा, राइट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डेल्टा Ng ओवर हियर? व्हाट इज डेल्टा Ng, क्या होगा यहाँ पे? थ्री होगा, क्या होगा? 3। सिर्फ गैस के मोल्स लेने हैं बेटा, ठीक है ना, प्रोडक्ट के गैस के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल्स, बस। सॉलिड लिक्विड को नेग्लेक्ट कर देना है, कल हमने बोला भी था, मैंने बताया भी था। द रीजन इज क्योंकि उनका वॉल्यूम नेग्लेक्टिबल होता है। तो डेल्टा Ng मिल गया, तो डेल्टा Ng मिल गया, डेल्टा H हमें गिवन है, राइट। हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा U या डेल्टा E कैलकुलेट करना है। बट यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये भी किलो जूल में। दिस मीन्स आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? आर को 1000 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे, राइट। एक्सीलेंट बेटा। तो द करेक्ट आंसर इज -232.9 किलो जूल पर मोल। द करेक्ट आंसर इज -232.9 किलो जूल पर मोल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, राइट। तो कल मुझे किसी बच्चे ने बोला भी था कि सर आप इसके ऊपर और न्यूमेरिकल करा दीजिएगा। आई थिंक सो बेटा अभी आप कर लेंगे इसके ऊपर बेस्ड, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो, राइट। बट डेल्टा Ng का ध्यान रखना है,
डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सिर्फ गैस के लेने हैं बेटा, सिर्फ गैस के, याद रखेंगे गैस के लेने हैं बस। नेग्लेक्ट सॉलिड और लिक्विड को जीरो मानना है। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी और करेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा हम और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स ओवर इट। ठीक है, चलिए बेटा। हाँ ठीक है, अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा। ठीक है ना, हमें क्या है डिफरेंट, हमें यहाँ पे 8 to 10 टाइप्स, मे बी 10 टाइप्स ऑफ या 12 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है ना, या हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, राइट, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो भी 12 या 13 जो भी हुए हैं, ये 10 12 13 जितनी भी हीट ऑफ रिएक्शन है या एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होगी, ठीक है ना, राइट, उसमें से आउट ऑफ 12 13 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये फर्स्ट आप देख ही रहे होंगे, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एक एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, थर्ड इज वेरी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो थोड़ा बहुत पूछा जाता है, बट फर्स्ट 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन, कंबस्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फर्स्ट को डिस्कस करते हैं प्लीज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इजी है बेटा ये। ठीक है ना, इट इज वेरी इजी टॉपिक। तो डेफिनेशन बेस्ड है, डेफिनेशन अगर आपको याद रखेंगे तो आप इसको सबको सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिंबल बच्चों यहाँ पे एफ लगाएंगे, डेल्टा, यहाँ पे पहले हम रिएक्शन के आर लगाते थे, यहाँ अब हम एफ लगाएंगे, राइट, एच, राइट। जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही करेंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नॉट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि कल हमने देखा था, क्योंकि हम हमेशा ही स्टैंडर्ड कंडीशन पे एंथैल्पी को कैलकुलेशन करेंगे, राइट। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। चेंज इन एंथैल्पी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of any substance is formed from its pure and stable molecule। जब कभी भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बनेगा, किससे बनेगा, उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से। किससे बनाना है आपको, जो कंपाउंड बनाना है वो 1 मोल बनाना है, और किससे बनाना है, प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से बनाना है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल एक डिस्कस करता हूं, उससे आपको ये ज्यादा क्लैरिटी होगी डेफिनेशन की, राइट। कभी भी जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आप रिएक्शन लिखेंगे तो आप हमेशा प्रोडक्ट पहले लिखेंगे बेटा, राइट, प्रोडक्ट ऑलवेज फर्स्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फॉर्म्ड मींस क्या होगा, प्रोडक्ट होगा कि रिएक्टेंट होगा, क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट होगा कि रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट आपको पहले लिखना है। और वाटर, अगर मैं जो वाटर बनाना है, लिक्विड वाटर बनाना है, तो मुझे बताइए इसके कितने मोल बनाने हैं। अगर हमें फॉर्मेशन लिखना है तो इसका हाउ मेनी मोल्स आई हैव टू फॉर्म इट, 1। इसीलिए इसको पहले लिखना है, यहाँ पे हमेशा ही 1 आना चाहिए बेटा। नो, डोंट बैलेंस, ऐसे नहीं कि अच्छा दिखने के लिए बैलेंस कर दिया आप, नहीं, हमें यहाँ अच्छा नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पे हमेशा 1 रखना है, ठीक है ना। अब तो हमें वाटर बनाना ही हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल। अब आपको देखिए यहाँ पे ये जो है, इसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की स्टेबल फॉर्म ढूंढनी है और ऑक्सीजन की स्टेबल फॉर्म आपको ढूंढनी है। तो मुझे बताइए नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको बस नेचर को ध्यान रख देना है। नेचर को क्या है, H2, और H2 के साथ क्या लगाएं, गैस, लिक्विड की सॉलिड, क्या लगाएंगे, गैस, ये इसकी स्टेबल फॉर्म है। और ऑक्सीजन की स्टेबल फॉर्म क्या है, O2, और O2 के साथ क्या लगाएं, गैस, ठीक है। अब बची बैलेंस करने की, तो यहां याद रखेंगे, यहां कभी बैलेंस नहीं करेंगे, यहां हमेशा 1 रखेंगे। तो बैलेंस करें तो क्या कर दें, यहाँ पे हम इसको बैलेंस करना है, बट यहाँ पे 1 ही रखना है, तो क्या कर दें, 1/2। तो जब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड, ये रिएक्शन से आप इस तरीके से वाटर को बनाएंगे, जब इस तरीके से 1 मोल H2 को, हाफ मोल O2 को लेके आप वाटर को फॉर्म करेंगे, तो इसका जो रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा, जो इसका एंथैल्पी चेंज आएगा, डेल्टा एच आएगा, जिसको हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला था,
उसको हम बोलेंगे अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मुझे बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो। ठीक है, एक्सेप्ट नीरज, किसी और को समझ में आया है? ठीक है, राइट। अब देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ अब मुझे मैं अब आपसे पूछता हूं, मुझे अगर बच्चों एमोनिया बनाना है, इफ यू राइट डाउन द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन, जैसे मैंने ये फॉर्मेशन ऑफ लिखा है वाटर का, राइट डाउन द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाना लिखना है, डेल्टा एच कैलकुलेट करना, उसके लिए रिएक्शन लिखनी है। तो मुझे बताइए एमोनिया के कितने मोल लेंगे हम, हाउ मेनी मोल्स वी विल टेक ऑफ एमोनिया? एमोनिया कितना लेंगे? 1 मोल। ठीक है, एमोनिया क्या होता है? गैस की, लिक्विड की, सॉलिड? गैस। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या लें, रिएक्टेंट में क्या लें हम? प्रोडक्ट तो हमें 1 बनाना है, रिएक्टेंट में क्या लें? एन का स्टेबल फॉर्म क्या है? N2, और हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2। बोथ आर गैसेस। अब बताइए बैलेंस करें तो क्या करें? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? N2 के साथ क्या आएगा? 1/2, और H2 के साथ क्या आएगा? 3/2। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होगा, इसको बोलेंगे अब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। कोई डाउट बच्चे, किसी भी बच्चे को? राइट। तो अब आप समझे स्टेबल, प्योर और स्टेबल फॉर्म क्या है? जो जिस फॉर्म ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करती होगी वही उसकी स्टेबल फॉर्म है, प्योर और स्टेबल फॉर्म है। जैसे H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड, I2 सॉलिड, ये सब क्या है? स्टेबल, प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल है, और ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है ना, राइट। तो अगर हमें ये देखिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखा हुआ मैंने? वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो आपको करना क्या बच्चों? प्रोडक्ट जो भी है, प्रोडक्ट फॉर्म शुड ऑलवेज बी 1 मोल, प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल लिखना है। ठीक है ना, राइट। ठीक है, आई डोंट नो बेटा लव आप क्या पूछना चाह रहे हो? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, अब इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा? डेल्टा एच एफ लिखेंगे और यहाँ क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हाँ, लेट्स सपोज, कैन यू राइट डाउन बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? क्या आप लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 क्या होगा? गैस होगा। तो मुझे बताएं रिएक्टेंट साइड में क्या लिखें हम? ये रिएक्टेंट साइड में क्या लें? C, कार्बन का स्टेबल फॉर्म क्या है? कार्बन सॉलिड। क्या है? कार्बन सॉलिड। और ये क्या हो गया? O2 क्या हो गया? गैस। क्या हो गया? O2 गैस। क्या यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं है? दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बेटा कि नहीं है? यस, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें कुछ ही बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कार्बन है उसकी स्टेबल फॉर्म क्या थी? उसकी स्टेबल फॉर्म कौन सी थी? ग्राफाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो CO2 बनाना है वो उसके स्टेबल फॉर्म से बनाना है। तो यहाँ सॉलिड के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? G, दैट इज ग्राफाइट। डायमंड अगर यहाँ पे लिखा हुआ है देन इट विल नॉट बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं होगा, यहाँ पे ग्राफाइट होगा। तभी ये जो एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या कहेंगे? CO2 कहेंगे। इज आई एम क्लियर टू यू बेटा, या क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ की स्टेबल फॉर्म लिखी हुई है। इफ सम एलिमेंट हैव एलोट्रॉप्स देन यू शुड टेक द स्टेबल फॉर्म ऑफ इट, आपको हमेशा स्टेबल फॉर्म लेना है उसका। जैसे कार्बन का ग्राफाइट, सल्फर के 2 एलोट्रॉप होते हैं, एक मोनोक्लिनिक, एक रोम्बोहेड्रल। ठीक है ना, आपको कौन सा लेना है? रोम्बोहेड्रल फॉर्म लेना है। फॉस्फोरस व्हाइट, रेड, ब्लैक होता है, तो व्हाइट इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। और जो टिन होता है वो ग्रे और व्हाइट होता है, तो इसमें भी आपको क्या लेना है? व्हाइट लेना है। ठीक है ना। तो ये जो मोर इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी सल्फर वाला, ये 2 पूछे जाते हैं।
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे लिखे हुए, बट यू शुड रिमेंबर दीज टू। क्लियर है कि नहीं है बेटा? टेल मी यस या नो। ठीक है, राइट। सो देखिए यहाँ पे यही मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है किसका, CO2 का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है। सॉलिड, और ये ग्रेफाइट है, जी यहाँ पे ग्रेफाइट है, ये गैस, ये CO2, तो यहाँ पे एंथैल्पी और रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बच्चों, हाँ यहाँ पे अब हमने एजम्पशन किया हुआ है। एजम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इस एजम्पशन के ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। क्या एजम्पशन है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल की, वो क्या एज्यूम करनी है आपको? जीरो एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करनी है? वो जीरो एज्यूम करनी है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल क्या एज्यूम करना है आपको? जीरो। तो ब्रोमीन लिक्विड का क्या होगा? क्योंकि स्टेबल है, प्योर भी है स्टेबल भी है, तो क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर मैं Br2 गैस लिख दूं बच्चों, तो जीरो होगा कि नहीं होगा? नो, क्योंकि प्योर तो है बट ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, तो इट शुड बी लिक्विड। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? इसका क्या होगा? इक्वल टू जीरो की लिक्विड का, कि नॉट इक्वल टू जीरो लिक्विड का? नॉट इक्वल टू जीरो की क्लोरीन क्या होती? गैस होती है, तो क्लोरीन गैस, राइट। अगर यहाँ पे अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ Cl, Cl का एंथैल्पी फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो होगा कि नहीं होगा इसका? Cl का नो, क्योंकि ये इसकी स्टेबल फॉर्म नहीं है। स्टेबल फॉर्म क्या है? Cl2। तो मुझे बताइए, अगर आपके पास ऐसे NaCl लिखा हुआ है सॉलिड, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? NaCl का, सॉलिड का। क्यों नहीं होगा भाई नूर? क्यों नहीं होगा? व्हाई इट इज नॉट? NaCl कहाँ यार? NaCl गैस कहाँ होता है बेटा? NaCl नमक है, NaCl की बात कर रहा हूं मैं। तो NaCl का क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या है? जीरो होगा। ठीक है, लेकिन आंसर नहीं है बेटा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि जो NaCl है स्टेबल तो है बट ये प्योर नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एटम, है ना, दो से बना हुआ है। यहाँ पे हम इसको प्योर नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये Na है और ये Cl है, ठीक है ना। इट इज अ कंपाउंड, ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है ना। नहीं प्लीज, हाँ, डोंट गो इनटू इट। मैंने ऐसे नहीं बोला कि कंपाउंड इज नॉट प्योर, मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं। हमें स्टिक टू दिस ओनली, ठीक है ना, राइट। हमारे लिए प्योर वो है, प्योर हमारे लिए थर्मोकेमिस्ट्री में फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। प्योर मींस इट शुड बी अ मॉलिक्यूल और एटम, इट शुड नॉट बी अ कंपाउंड, स्पेशली फॉर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, राइट। अमित आपको समझ में आया? ठीक है, सो इसका क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ O3 लिख दिया है, तो O3 का एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? O3 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि, हाँ, क्योंकि ये क्या है? प्योर तो है, इट इज प्योर, नहीं मिक्स नहीं है। क्या सारे एटम ओके हैं? इट इज अ मॉलिक्यूल, बट ये प्योर तो है, बट क्या ये स्टेबल होता है? ओजोन ये स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, इट इज नॉट स्टेबल। तो इसका भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, राइट। अगर मैंने यहाँ I2 लिख दिया गैस, तो क्या इसका I2 गैस का इक्वल टू जीरो होगा क्या? नहीं, क्योंकि I2 प्योर तो है बट इसकी स्टेबल फॉर्म क्या है? सॉलिड, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर मैंने यहाँ CH4 लिख दिया, CH4 का एंथैल्पी फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी CH4 का इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। वाई रवि इक्वल टू जीरो? मैंने अभी बोला कंपाउंड नहीं होना चाहिए, कंपाउंड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मॉलिक्यूल, समझते हैं ना, मॉलिक्यूल, ठीक है, राइट। CO2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा? CO2 का जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए, सल्फ कार्बन, सॉलिड और ग्रेफाइट, तो ये इक्वल टू जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो? जीरो। और यही मैंने डायमंड लिख दिया, तो डायमंड का नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है।
तो देखिए बच्चों ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्हाइट स्टेबल फॉर्म था तो हमने 0 माना, बट रेड था तो नॉट इक्वल टू 0, ओजोन नॉट इक्वल टू 0, ग्रेफाइट का 0, डायमंड का नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। सल्फर, सल्फर का भी मैंने बोला था रोम्बोहेड्रल स्टेबल फॉर्म 0, मोनोक्लिनिक नॉट इक्वल टू 0, NaCl नॉट इक्वल टू 0, I2 गैस है नॉट इक्वल टू 0, I2 सॉलिड इक्वल टू 0 होगा, CH4 इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0, CO2 भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। अब अगर हमें राइट कोई रिएक्शन गिवन है, ठीक है ना, राइट, अब हमें क्या है, हमें करना क्या है बच्चों, देखिए कोई भी रिएक्शन गिवन होगी, कोई भी रिएक्शन गिवन है, उसका हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा। और वो जो डाटा गिवन होगा, राइट, अगर कोई रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई रिएक्शन गिवन है, राइट, उसका उसने बोला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए, और आपको डाटा जो गिवन है, जो डाटा गिवन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा गिवन है। लेट्स सपोज आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोडक्ट गिवन है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, राइट। तो जिस भी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो भी या जिस फॉर्म में बच्चों हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है ना, जिस फॉर्म में या जिस एंथैल्पी में हमें डाटा गिवन होगा उसी का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें यहाँ पे फॉर्मेशन का डाटा गिवन है तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, कंबस्शन का होगा तो कंबस्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो डाटा गिवन होगा उसके हिसाब से ही हम डेल्टा एच का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे। अगर फॉर्मेशन का डाटा गिवन है तो हम डेल्टा एच का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा वाला यूज करेंगे, फॉर्मेशन वाला। अगर कंबस्शन का गिवन है तो कंबस्शन वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं। तो लेट्स सपोज ये क्या है, कोई रिएक्शन गिवन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है A प्लस BB गिव C और DD। तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन मींस डाटा आपको किसका गिवन होगा, फॉर्मेशन का। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, डेल्टा एच क्या होता है, जो आप फॉर्मूला पहले पढ़ के आए वही फॉर्मूला है। डेल्टा एच होता है हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन, मतलब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन A और प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन B, राइट, ठीक है। तो समेशन मींस सबका, तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बट कौन सा, फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला होगा इसके लिए। बट याद रखेंगे अगर यहाँ पे कंबस्शन हो जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ जिसका डाटा गिवन होगा उसका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सो दिस मीन्स यहाँ पे C किसका, यहाँ पे C है, तो मैंने आपको बताया था क्योंकि एंथैल्पी जो फॉर्मेशन है वो हमेशा 1 मोल के लिए गिवन होगा, तो यहाँ पे इसके कितने मोल हैं, C मोल है, तो C से मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी पर मोल गिवन होगा तो यहाँ D से मल्टीप्लाई करोगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना स्टाइकोमेट्रिक, और ये कितना हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ B से इसको मल्टीप्लाई करेंगे HB, ठीक है, राइट। टेल मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा, 5 मिनट, राइट। हाँ, तो आइए यहाँ फटाफट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी बेटा, ठीक है ना, राइट, इससे ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। आइए देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है हमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। रिएक्शन आपको गिवन है CH4 गैस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है ना। आपको क्या देखिए डाटा किसका गिवन है, फॉर्मेशन का डाटा गिवन है, और इसका एंथैल्पी ऑफ का गिवन है, फॉर्मेशन वाटर का गिवन है, फॉर्मेशन CH4 का गिवन है। तो हमें फॉर्मूला क्या था फॉर्मेशन का, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखिए क्या है, CO2 का कितने 1 मोल है, तो 1 इंटू CO2 का फॉर्मेशन ये हो गया, माइनस में तो माइनस में रहेगा, प्लस 2 इंटू कितना वाटर का कितना माइनस 2.8.5, तो ये हो गया किसका, प्रोडक्ट का, माइनस अब रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में कितना होगा 1 मोल कितना होगा CH4 का, दैट इज -2 -74.9 इंटू 1, और O2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या लेंगे यहाँ पे हम, व्हाट शुड बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, 0, क्योंकि ये क्या है, Y0 बच्चों, Y0 रक्षित, बिकॉज ये क्या है, स्टेबल है, प्योर है और स्टेबल है। इसीलिए कभी भी प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि उसकी क्या एज्यूम किया होगा हमने, 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो जब ये सॉल्व भी करना है ये आंसर आ जाएगा, राइट। मैंने पहले ही आपको बोला था कि हमें सिर्फ 4 ही चीजें यहाँ पे करनी है इस पूरे चैप्टर में। क्या क्या करना है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और आप देख भी रहेंगे हम कर भी यही रहे हैं, राइट। ठीक है, तो प्लीज मैं पहले बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में एक्चुअल में क्या होता है, लोगों की आदत होती है, बच्चों की आदत होती है, सोचते हैं कि एक लाइन में हमें आंसर मिल जाए। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, तो आप कैलकुलेशन से घबराइएगा मत, कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी, और करिएगा कैलकुलेशन, छोड़ के मत आइएगा, ठीक है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं इसका कौन आंसर बताता है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, और ये आपको गिवन है डाटा। देखते हैं कौन आंसर बताता है इसका, वर्बली आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन बोला हुआ है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, ये आपको गिवन है इंफॉर्मेशन। क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट शुड बी द आंसर? फटाफट फटाफट। नहीं, एक्सीलेंट मुस्कान बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, राइट। मुस्कान का आंसर बिल्कुल सही है। मुझे बताइए एंथैल्पी, ये क्या, देखिए वाटर का है, रिएक्शन क्या थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखिए। वाटर 1 मोल बनाना है हमें, और किससे बनाना है? O2 और H2 से बनाना है। तो यहाँ पे कितना होगा? ये हाफ आएगा। और आपको रिएक्शन क्या गिवन है? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसका ना कितने मोल के लिए गिवन है? ये जो 574 ये जो भी गिवन है, ये 2 मोल के लिए गिवन है। और आपको कितने मोल के लिए कैलकुलेट करना है? 2 मोल के लिए कि 1 मोल के लिए? 2 मोल के लिए कि 1 मोल के लिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? पर मोल के लिए। सो इसका मतलब यहाँ पे किसके लिए गिवन है? 2 मोल के लिए गिवन है। तो आपको तो क्या कैलकुलेट करना है? 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? तब ये रिएक्शन मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी तो डेल्टा एच को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए यहाँ ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इस रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और हमें गिवन ये है तो हम 2 से डिवाइड कर दें। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? -285.8 आ जाएगा। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख के बताइए बच्चों, फटाफट देखते हैं कौन सही लिखता है। तो सबसे पहले आप इथेनॉल लिखिए, प्रोडक्ट साइड लिखिए। तो इथेनॉल होता है C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ कार्बन है, तो कार्बन की स्टेबल फॉर्म कौन सी लेनी है बच्चों मुझे? सॉलिड। और कौन सी लेनी है? ग्रेफाइट। हाइड्रोजन की क्या लेनी है? H2। और ऑक्सीजन की क्या लेनी है? O2, ठीक है। ये गैस और ये भी गैस। अब बची बैलेंस करने की बात, तो यहाँ कार्बन की कितने ले लें? कार्बन यहाँ पे हम कितने का? 2 ले लें। H2 कितने ले लें? H2 के आगे क्या आएगा? 3। 5/2 क्यों आएगा? C2H5OH। तो 5 और 1 6, तो 6, 3 2 जा 6। और O2 के जगह पे क्या आएगा? 1/2। O2 के जगह क्या आएगा? 1/2। सो ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लिखना आना चाहिए बच्चों, अगर ये आप लिख नहीं पाएंगे तो आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, राइट। और इथेनॉल क्या होता है? सॉलिड लिक्विड की गैस। इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड, है ना। दारू दारू, है ना, ठीक है ना, राइट बेटा, ठीक है, लिख कर, हाँ, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा, अभी बताइए कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास? ओवर। ओके ओके बेटा, राइट। कैन आई टेक 5 मिनट मोर? तो हम कुछ और न्यूमेरिकल कर लेंगे बेटा। कैन आई टेक 5 मिनट मोर? वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल मोर करेंगे बेटा। सो स्टे इन द क्लास, आई विल टेक 5 मिनट मोर, विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स बेटा, ठीक है। सो डोंट लीव द क्लास। आइए बेटा, हाँ, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट।
ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये बहुत इजी है, मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए। आई विल गिव यू अ टाइम बेटा, इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेशन बहुत आसान है, यहाँ पे मैंने बहुत इजी दे रखी है बेटा कैलकुलेशन। सो समबडी हैज गिवन 50, प्लीज विथ साइन आंसर बताना है आपको। हाँ, साइन इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है। तो +50 इज द करेक्ट आंसर बेटा, नॉट -50। तो करेक्ट +50 इज द करेक्ट आंसर बेटा, काफी बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है ना, राइट। अब देखिए क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, CO2 CO और H2O का गिवन है। H2O का एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा, H2 का एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा, 0, राइट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना है, देखिए CO का -100 और इसका कितना, H2O का -250, और CO2 का गिवन है माइनस, और माइनस कितना है 400, ये तो 0। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो +50 आएगा, कितना आएगा, +50 आएगा, ठीक है, राइट। अब देखता हूं कौन ये बताता है बच्चों। हाँ, इसी क्वेश्चन में, यही जो क्वेश्चन है बेटा, यही डाटा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट द डिफरेंस इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसी क्वेश्चन के लिए हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों का। क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, एनीबॉडी? नहीं, मुझे बताइए QP, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा H, ठीक है। QP वो छोड़, है ना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज डेल्टा H एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज क्या, डेल्टा E। याद रखेंगे बेटा, ध्यान रखना है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा Q, सॉरी QV, QP और QV। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E पूछा हुआ है। तो क्या मुझे बता सकते हैं डेल्टा E माइनस डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होता है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होता है, डेल्टा NG RT, क्योंकि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। तो डिफरेंस पूछा हुआ है ना, तो इसको इधर ले आइए, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा इज इक्वल टू क्या, डेल्टा NG RT, ये पूछा हुआ है, सिर्फ यही तो पूछा हुआ है। तो इस इक्वेशन का व्हाट इज डेल्टा NG, व्हाट इज डेल्टा NG, बेटा मुस्कान शायद थोड़ा गलत आंसर है, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा NG, इसका डेल्टा NG कितना होगा इस रिएक्शन का, ये गैस ये लिक्विड, तो 1 हो गया, और इधर कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 हो गया। नहीं, -3 क्यों हुआ मुस्कान बेटा, ये -1, ये 1 और ये -2, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो क्या हुआ, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NG RT। तो डेल्टा NG कितना है इसका 1, तो -1, R को क्या लिख दिया 25/3, और टेम्परेचर 27 था, तो कितना होगा 300। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा 2500 जूल या 2.5 किलो जूल आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था बेटा, बताइए ये, हाँ ठीक है, क्लियर है बेटा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है ना, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द, हाँ अब आपके एनसीईआरटी में बेटा, राइट, ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, राइट। और जो भी मैंने बुकलेट आपको DPP दिया था बेटा, हाँ प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो फॉर थर्मोडायनेमिक्स बेटा, हाँ ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा।